नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 37 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 37 का जो पहला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम का लेखक कौन है। अगर बात करें हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम, तो अगर वंदे मातरम के ऑथर की बात की जाए तो इसके राइटर थे, लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी या बंकिम चंद्र चटर्जी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें वंदे मातरम की तो वंदे मातरम भारत का कौन सा गीत है, राष्ट्रीय गीत है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। तो कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जहाँ पर सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो कांग्रेस का जो 1896 में जो 12वां अधिवेशन था, कांग्रेस की 12वें अधिवेशन था और कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में। तो वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 में कोलकाता के जो कांग्रेस के जो 12वां अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम कहाँ से लिया है। तो अगर बात करें वंदे मातरम की तो वंदे मातरम जो इन्होंने लिया है वो आनंद मठ से लिया है। कहाँ से लिया है, आनंद मठ। तो आनंद मठ आपको जरूर याद रखना है कि वंदे मातरम इनके द्वारा जो है वो आनंद मठ है कि इनकी बुक है वहाँ से लिया गया है। इस बात को आपने याद रखना है। और आनंद मठ इनका एक उपन्यास जो इन्होंने प्रकाशित किया है वो 1882 में किया है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और ये जो है वो बंगाली और संस्कृत भाषा दोनों में लिखा गया है, जो जिसमें भारत की जो माता रानी है उनकी भारत की माँ, भारत माँ की जो है वो प्रशंसा की गई है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है। तो अगर भारत की राष्ट्रगान की रचना की बात करें तो ये जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रगान है आपका जनगण मन। तो जनगण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर और ये एशिया के पहले व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो पहले एशियाई और पहले भारतीय जिनको नोबेल मिला था कब, 1913 में। इनका नाम है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। इस बात को भी आप डिटेल से याद रखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि आप ये बताइए कि राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया। तो राष्ट्रगान को सबसे पहले 1911 में कांग्रेस के ही कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो वंदे मातरम भी और राष्ट्रगान भी दोनों के दोनों कलकत्ता में ही गाए जाते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। हर एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला। क्या है, आमार सोनार बांग्ला। अच्छा, आमार सोनार बांग्ला के राइटर कौन है। तो आमार सोनार बांग्ला की बात करें तो इसके राइटर भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर है। इस बात को आप डिटेल से याद रखना। तो ये सारी के सारी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप भी अपना एसपीटेट नवंबर में क्वालिफाई करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ। मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव रहने वाली है वो सेम एज इट इज़ क्लास आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 7876145409 आप इसके साथ जुड़ सकते हैं और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया। तो अगर बात करें असहयोग आंदोलन की तो इसको जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। असहयोग आंदोलन की अगर एग्जैक्ट बात करूँ तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए, असहयोग आंदोलन जो है वो इसलिए बिठाया गया था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, खिलाफत आंदोलन था, उन सभी को न्याय दिलाने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पे बिठाया गया था। आपका जो असहयोग आंदोलन है वो लाया गया था। अच्छा, असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर बात करें असहयोग आंदोलन को वापस लेने की तो एक चोरा चोरी की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को। तो 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन चोरा चोरी की घटना के कारण वापस लिया जाता है, जहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी कि असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया। तो इसीलिए आपका जो असहयोग आंदोलन है इसको वापस लिया जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा,
क्वेश्चन यही पे एक बार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया था कि जो आपका स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया। तो स्वराज का नारा जो दिया था, खाली स्वराज नारा, तो स्वराज नारा इन्होंने दिया था असहयोग आंदोलन के समय। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत किसने छोड़ दी, क्वेश्चन ये भी आया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास जो होते थे, इन्होंने अपनी वकालत को छोड़ दिया। ये भी सीधी सीधी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, चोरा चोरी की जो घटना है वो आपको याद रखनी है, 4 फरवरी 1922 को हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने क्या कर दिया, गांधी जी ने जो है वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया 12 फरवरी 1922 को। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, परीक्षाओं में सारी की सारी बातें पूछी जाती है। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक आपको याद रखना है इनको। बाल गंगाधर तिलक की बात करें, ये एक बहुत ही बड़े नेता थे भारत के। बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा दो आपका जो पत्रिकाएं भारत में निकाली जाती है, केसरी और दूसरी मराठा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है कि केसरी और मराठा पत्रिकाएं किसकी है, तो बोलेंगे सर बाल गंगाधर तिलक की है। अगला क्वेश्चन है कि दूध में पाई जाने वाली चीनी क्या है। दूध में पाई जाने वाली जो आपकी चीनी होती है उसको कहते हैं लैक्टोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध हो गया, दही हो गया, प्राकृतिक रूप से जो इसमें चीनी पाई जाती है उसको लैक्टोज कहते हैं। कभी कभी इसको दूध शर्करा भी हिंदी भाषा में कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फलों में क्या पाया जाता है, तो फलों में जो पाई जाने वाली चीनी होती है उसको बोलते हैं फ्रुक्टोज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है टेट में। तो अगर दूध पूछेगा तो लैक्टोज, फल पूछेगा तो फ्रुक्टोज। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल करना हुआ तो क्वेश्चन पूछेगा जो गन्ना होता है, गन्ना गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया आपका, इसमें कौन सा मैपल का रस हो गया, खजूर हो गया, इसमें कौन सी चीनी पाई जाती है। तो इसमें जो पाई जाता है गन्ने में सुक्रोज पाया जाता है। तो फलों में पाया जाता है फ्रुक्टोज, गन्ने में सुक्रोज और दही में लैक्टोज। तीनों बातें आपको याद रखनी है। कभी कभार साइंस के क्वेश्चन भी एसवी टेट परीक्षाओं में दे दिए जाते हैं और यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। अच्छा, बात करें ग्लूकोज का फॉर्मूला, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। और आने वाली वीडियोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आने वाली कुछ जो वीडियोज आपके लिए रहने वाली है, सीधी टेट परीक्षाओं के लिए सीधे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलने वाला है। और जो मैराथन हमारी आती है वो तो गर्दा उड़ाने वाली है इस परीक्षा के में, आपका बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। करंट अफेयर मैं डेली लेके आ रहा हूँ, प्लीज़ टू ऑल करंट अफेयर मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख ले, जिसके 2 पार्ट अभी आ चुके हैं और अभी आ ही रहे हैं। उसमें टैगलाइन एसपीटीजीटी कमीशन है, लेकिन होने दो, वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो अगर बात करें आर्द्रता की, ह्यूमिडिटी की, ह्यूमिडिटी को किस में मेजर करेंगे, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी को मेजर करेंगे हाइग्रोमीटर में। अच्छा, हाइग्रोमीटर में सर आप ह्यूमिडिटी को मेजर कर रहे हैं, फिर आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो आपका बैरोमीटर है उसका काम क्या है। अगर बैरोमीटर की बात करें तो ये मुख्य रूप से वायुमंडलीय जो दबाव है उसको, जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको नापता है। तो वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर नापता है, आपका जो ह्यूमिडिटी उसका हाइग्रोमीटर मापता है। अच्छा, थर्मोमीटर में क्या होता है। थर्मोमीटर तो आपने अक्सर देखा होगा कि किसी पदार्थ या जब हम शरीर का टेम्परेचर पता करते हैं तो कहाँ से करते हैं, थर्मोमीटर से करते हैं। आपने देखा होगा इसको, इसमें जो है मनुष्य की आम इकाई जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फारेनहाइट में टेम्परेचर अगर आप देखो तो 98 पॉइंट कितना होता है, 98.7 फारेनहाइट तक अधिकतम होता है। आपका मेरे भाई सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका केल्विन में कितना होता है, तो केल्विन में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा, आपका हाइड्रोमीटर क्या होता है। आपको बैरोमीटर पता चल गया, वायुमंडलीय दाब को मापने का काम करता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। थर्मामीटर आपका टेम्परेचर को मापता है। हर एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। साइंस भी कभी कभार नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अग है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है, जो तरल पदार्थ की जो विशिष्ट जो गुरुत्व है उसका घनत्व को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी कि जो आपका जो तरल पदार्थ होते हैं उनको क्या करेगा, उनके घनत्व को मापने का में उपयोग ये किया जाएगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। जी, अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है। अगर बात करें झांझर डांस इज फॉर्म विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये जो है वो चंबा में किया जाता है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ये 10 बार पूछा गया है। अच्छा, झांझर आपकी चंबा में किया जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चंबा घाटी का वो नृत्य जो पुरुष और महिला दोनों करते हैं, तो पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है ये चंबा घाटी का झांझर नृत्य है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, चंबा की बात करें तो चंबा में आपका एक फेमस नृत्य होता है झांकी और हंटेर।
तो झांकी और हंतेर जो है वो कहाँ पे होता है? तो झांकी और हंतेर जो नृत्य है वो आपका कहाँ पे होता है? ये भी आपका कहाँ पे होता है? ये भी आपके चंबा में होता है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा आपका डांगी, डांगी बहुत बार पूछा गया है। डांगी जो है ये भी चंबा का ही लोक नृत्य है। और डांगी की बात करें तो डांगी जो है वो छतराड़ी गांव, चंबा में एक छतराड़ी गांव है, वहाँ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सुन्नी और भुक्कू की जो प्रेम गाथा, सुन्नी और भुक्कू होते हैं दो, प्रेम कहानी उनकी होती है, उनकी प्रेम गाथा यहाँ पे डांगी नृत्य में गाई जाती है चंबा के अंदर। अच्छा, चंबा में एक नृत्य और होता है सिकरी। भाई सिकरी इंपॉर्टेंट है, सिकरी डांस, सिकरी डांस सुही मेले के दौरान किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नुआला, नुआला बहुत फेमस है, लेकिन नुआला सिर्फ चंबा में नहीं होता है। नुआला जो फेस्टिवल है वो आपके कांगड़ा में भी किया जाता है। नुआला फेस्टिवल आपका जो है वो कांगड़ा में भी, जहाँ जहाँ आपके क्या रहते हैं, गद्दी लोग रहते हैं, वहाँ वहाँ नुआला फेस्टिवल किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस बार मुझे लग रहा है कि दिसंबर में दिखने वाला है वो है आपका डंडारस, डंडारस। और डंडारस इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। डंडारस जो है वो गद्दी जनजाति के लोग ही करते हैं, उनका एक परंपरागत नृत्य है। तो ये भी मैक्सिमम चंबा में ही होता है डंडारस। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ऑप्शन में आपका बहुत सारे ऑप्शन और भी दिए हैं। तो बात करते हैं सिरमौर की। बोले भाई सिरमौर में कौन सा किया जाता है? तो सिरमौर में की जाती है झूरी, है ना, झूरी डांस आपने देखा होगा। सिरमौर में पुड़ुआ किया जाता है। सिरमौर में नाटी तो चलो हिमाचल में हर जगह होती है। आपका घी भी लगती है सिरमौर में, है ना। घी जो डांस होता है वो कहाँ होता है? सिरमौर में होता है। अच्छा, एक डांस और होता है सिरमौर में, बूढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं करना है कि बूढ़ा डांस हिमाचल के किस ज़िले में होता है? तो बोलेंगे बूढ़ा जो होता है वो आपके सिरमौर ज़िले में होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये भी गलत कर गए तो फिर कभी कुछ गलत सही कर ही नहीं पाओगे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो लोक नृत्य के बारे में देखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, कुल्लू के डांसेस बार बार पूछे जा रहे हैं। तो कुल्लू में जो किया जाता है वो किया जाता है करथी, है ना, करथी नृत्य ये कुल्लू में किया जाता है। करथी के अलावा खरेत, खरेत कुल्लू में किया जाता है। खरेत के अलावा अगर बात करूँ मैं लुड्डी, तो लुड्डी भी आपका यहीं पे किया जाता है। आपका बांथड़ा हो गया, बांथड़ा, तो बांथड़ा भी कहाँ किया जाता है? बांथड़ा भी आपका कुल्लू में किया जाता है। लास्ट टाइम पूछा गया था उजग जामा कहाँ पे होता है? तो उजग जामा भी कुल्लू का ही एक लोक नृत्य है। भाई आपको ये सारे याद रखने हैं, और परीक्षाओं में ना कोई सा और कहीं भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि कौन सा क्वेश्चन आया है, सर कितने लेवल में आया है। बांथड़ा सीधा आ सकता है, कहाँ पे होता है? तो बांथड़ा आपका मंडी में भी होता है, आपका कुल्लू में भी होता है। फिली हो गया, खरेत हो गया, उजग जामा हो गया, सारे कुल्लू के हैं। करती बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो जो मानव शरीर है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर बात कर रहे हैं, और मानव शरीर की बात करें तो इसमें जो हड्डियों की संख्या है वो 206 होती है। अच्छा, ये सबको पता है कि 206 होती है, लेकिन शिशु में कितनी होती है? तो शिशु में जो है वो, जब एक शिशु होता है, वो शिशु पैदा होता है, तो इसमें जो हड्डियाँ होती है वो कितनी होती है आपकी? 300 के आसपास होती है। अच्छा, शिशु में 300 के आसपास होती है। फिर आपके मन में क्वेश्चन ये घूमेगा कि जो मानव शरीर होता है उसकी जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी होती है वो जांघ की हड्डी होती है। कौन सी होती है आपकी? जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। और अगर जांघ की हड्डी की बात करें तो इसे एक नाम दिया जाता है फीमर। तो जांघ की हड्डी को क्या नाम दिया जाता है? फीमर। तो फीमर क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात करें आपकी जो फीमर की, तो फीमर तो आपकी जांघ की हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है ना वो है स्टेप्स। स्टेप्स, स्टेप्स जो है ये कान में होती है, ठीक है। ये कहाँ पर होती है? कान में। तो स्टेप्स हड्डी हमारे कान की क्या है? सबसे हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो मानव शरीर होता है उसका सबसे जो मजबूत हिस्सा कौन सा होता है? वो दांतों का इनेमल होता है। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि दांतों का जो इनेमल होता है वो क्या होता है? मानव शरीर का जो सबसे जो मजबूत हिस्सा होता है। अच्छा, फीमर कहाँ होता है? तो जो आपका फीमर हड्डी होती है वो आपकी जो फीमर से नीचे होती है एक हड्डी जिसका नाम होता है आपका क्या? तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, उसका नाम होता है आपका
जो ये आपका जो टखनी होती है उसको पटुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटीला, PATTILA, पतैला बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपको पटेला भी बोला जाता है। और टीबिया हड्डी कहाँ होती है? तो टीबिया हड्डी जो है हमारे कहाँ पर होती है? हमारा जो घुटना होता है ना, उसके ठीक नीचे होती है टीबिया। तो टीबिया भी आपको याद रखनी है। हमारे जो लेग होती है वहाँ पे होता है, ठीक पैरों के ऊपर होती है टीबिया। कभी कभार टेट में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन को याद करते हुए जाना है। अगर बेसिक क्वेश्चन को याद करके नहीं जाओगे तो आपको दिक्कत होने वाली है, अक्सर होने वाली है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो टेट परीक्षा में एक बार नहीं 20 बार पूछा गया है, तो फिर गलती किस बात की? क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। अक्सर बच्चे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस याद करके जाते हैं, लेकिन जो विश्व विज्ञान दिवस है वो उनको याद नहीं होता है। तो विश्व विज्ञान दिवस आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। बोले सर इतना टफ क्वेश्चन, अरे एग्जाम का लेवल अब टफ आ रहा है। तो पहली बार इसको 2002 से इसको संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उनके द्वारा जो है वो क्या है शुरू किया गया था। जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, उनके द्वारा पहली बार विश्व विज्ञान दिवस को 10 नवंबर 2002 को शुरू किया गया था। अच्छा, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, जो कि भारत के पहले वैज्ञानिक CV रमन, उनके याद में मनाया जाता है, उनकी जयंती पे, तो भैया ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, नेशनल साइंस डे है, वो 28 फरवरी को होता है। और इंटरनेशनल साइंस डे कब होता है? 10 नवंबर को। यही तो होता है जो यहाँ पे बच्चा गलती करता है। अच्छा, उसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो नेशनल वुमेन डे, तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। बहुत कम आता है ये पेपर में, लेकिन ठीक क्वेश्चन घुमा के क्या दे देता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस तो 13 फरवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? तो याद रखना 8 मार्च। कब होता है? 8 मार्च को होता है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। देखिए, हर एक बात इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छा, 10 दिसंबर को क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब मैं सिर्फ वही बताऊँगा जो कि पेपरों में जिसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। तो 10 दिसंबर को आपका विश्व मानव अधिकार दिवस, तो याद रखना विश्व मानव वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब होता है? 10 दिसंबर को होता है। और विश्व के अंदर नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार वो भी आपका 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बार बार आपको तंग भी करता है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब होता है। आपका नेशनल जो फार्मर्स डे है, राष्ट्रीय किसान दिवस है, वो आपका 23 दिसंबर। क्या गलती करोगे? जी नहीं करोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और एक राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर और एक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड नेशनल कंज्यूमर डे, उपभोक्ता होते हैं जो सामान खरीद रहे होते हैं, तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछने वाले का थोड़ा दिमाग टेढ़ा हो गया तो फिर वो ये भी पूछ लेता है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। फिर आपका पूछा जाता है कि नौसेना बता रहे हो तो वायुसेना भी बता दो। तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। गलती नहीं करोगे, एक एक बात याद रखोगे। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। अगर बात करें वायुसेना की, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर बात करें आपका कौन सा दिवस की, एक और दिवस है थल सेना दिवस की, तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। तो एक एक बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर एक बात जो बता रहा हूँ वो यहाँ से परीक्षाओं में नंबर दिलाने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है। अगर बात करें इंडिया डिवाइडेड की, तो इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक है वो आपके राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिया डिवाइडेड। इस बात को आप डिटेल से याद रखिए। अच्छा, इंडिया डिवाइडेड किताब लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, लेकिन एक किताब लिखी जाती है जो कि M.K. गांधी ने बहुत सारी किताबें लिखी। इनकी किताबों की आज बात कर लेते हैं। तो इनके द्वारा लिखी गई माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी इनके द्वारा लिखी। हिंद स्वराज, ये भी इन्होंने लिखी। हिंद स्वराज के अलावा ग्राम स्वराज, ये भी लिखी महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये भी लिखी महात्मा गांधी ने। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये भी लिखी महात्मा गांधी के द्वारा। तो महात्मा गांधी ने भी बहुत सारी किताबें लिखी। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कोई किताब लिखी गई हो जो आपको पता हो, तो पंडित नेहरू ने लिखी सोवियत एशिया, एक बुक लिखी इन्होंने सोवियत एशिया। ये एक बार जो है वो टेट परीक्षाओं में पूछी गई थी कि सोवियत एशिया किताब के राइटर कौन है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत सारी जो चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है कि यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो ये भी महात्मा गांधी ने ही लिखी है। यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी। देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कुछ इंपॉर्टेंट किताबें मैं यहाँ भी आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि एक किताब है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति बुक लिखी है मनु ने। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मनुस्मृति बुक लिखी है मनु ने। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी पीछे एक पेपर हुआ था कि आप ये बताइए कि एक बुक है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया बुक किसने लिखी है? न्यूटन साहब ने। तो न्यूटन ने लिखी है एक बुक प्रिंसिपिया। अष्टाध्यायी बुक किसने लिखी है? पाणिनि। ये तो बहुत ही आसान है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नील दर्पण। अब ऐसी किताबें भी थोड़ी थोड़ी आ रही है जो कि आपको पता नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको याद करनी पड़ेगी। नील दर्पण के राइटर है आपके दीनबंधु मित्र। कौन है? नील दर्पण के है दीनबंधु मित्र। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, आपकी एक बुक है अनामिका और परमिल। अनामिका और परमिल बुक लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मालती माधव बहुत बार पूछी जाती है, मालती माधव। तो मालती माधव बुक जो लिखी है वो लिखी है भवभूति। किसने लिखी है? भवभूति। तो भवभूति का नाम आपको जरूर याद रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। अच्छा, एक बुक और है और उस बुक का जो नाम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपसे सीधा सीधा परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। ये है इस बुक का नाम है आपका द लाइफ डिवाइन और सावित्री। सावित्री अलग बुक है और द लाइफ डिवाइन अलग है। ये दोनों की दोनों किताबें लिखी है आपके अरविंद घोष ने। तो अरविंद घोष के द्वारा सावित्री और आपका एक किताब है द लाइफ डिवाइन, ये दोनों के दोनों लिखी गई है। ये भी आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और एक दो किताबें और याद रख लो, यशोधरा और साकेत। ये लिखी है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जोश के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज।